हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ श्वेता फ्रॉम सूरज स्कूल बलाना। हमने आज पढ़ना है जो वो है 8th क्लास का फर्स्ट चैप्टर क्रॉप प्रोडक्शन और मैनेजमेंट, जिसको आज मैं आपको कंप्लीट रिवाइज करवाऊंगी इस लेक्चर में। हमने टॉपिक वाइज काफ़ी लेक्चर्स में इसको कंप्लीट किया है, तो आज मैं आपकी दोबारा से रिवीजन करवा देती हूँ। तो स्टूडेंट्स, क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट में हमने अब तक क्या पढ़ा है, देखिए कि व्हाट आर क्रॉप्स। क्रॉप्स होते क्या हैं, यानी एक ऐसी प्लांट्स की कैटेगरी जिसको हम बोलते हैं एक लार्ज फील्ड के अंदर उगाई जाती है किसान के द्वारा। वो क्या होती है, हमारी क्रॉप्स होती है। यानी कि किसी भी लार्ज फील्ड में हम सेम टाइप के प्लांट्स अगर ग्रो करते हैं तो वो क्या कहलाते हैं, क्रॉप्स कहलाते हैं। ठीक है, तो ये हमारे कितने टाइप्स की होती है, ये है हमारी 2 टाइप्स की, खरीफ क्रॉप्स एंड रबी क्रॉप्स, जो कि हमारी विंटर सीजन की और समर सीजन की होती है, जिसको हम हार्वेस्ट करते हैं। जो हमारी विंटर सीजन वाली होगी उसको हम कब ग्रो करेंगे, वो हमारी जो बीज लगाएंगे हम उस टाइम वो होगी हमारी वो है जो हमारी विंटर सीजन की क्रॉप्स होंगी वो हम लगाएंगे अक्टूबर नवंबर में, और उनको हम हार्वेस्ट कब करेंगे, इस टाइम यानी मार्च अप्रैल में। ठीक है, और जो समर सीजन की क्रॉप्स होंगी वो हमारी होंगी कब, हम उनको लगाएंगे जून से जुलाई, जो रेनी सीजन होता है मोस्टली उस टाइम हम लगाएंगे, और उनको हार्वेस्ट हम कब करते हैं, सितंबर अक्टूबर में। ठीक है, उसके बाद जो हमने पढ़ा है वो है हमारी एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस क्या हैं, यानी कि एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस जिसमें हम क्रॉप्स को लगाने से लेके हार्वेस्ट करने तक का जो हमारा पूरा टोटल प्रोसेस है किसी किसान के द्वारा जो फॉलो किया जाता है, उसमें हम एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस पढ़ेंगे। और जो इम्प्लीमेंट उसमें यूज़ किए जाते हैं वो इम्प्लीमेंट्स क्या कहलाते हैं, एग्रीकल्चरल इम्प्लीमेंट कहलाते हैं। तो सबसे पहला प्रोसेस जो हम करेंगे वो करेंगे हम किसी भी फील्ड को प्रिपेयर करना, यानी कि सॉयल की प्रिपरेशन करना। और सॉयल की प्रिपरेशन जो फर्स्ट स्टेप है उसमें हम क्या करते हैं, प्लोइंग करते हैं। प्लोइंग होगी किसकी हेल्प से, प्लो की हेल्प से। तो प्लो क्या है, एक एग्रीकल्चरल इम्प्लीमेंट है। ठीक है, वो वुड और आयरन दोनों टाइप्स का हो सकता है। प्लोइंग का जो प्रोसेस है वो क्या है, सॉइल की जो टिलिंग भी इसको हम बोलते हैं, लूजनिंग एंड टर्निंग ऑफ द सॉइल, यानी सॉइल को लूज करता है, जो क्रम्स हो जाते हैं सॉइल के बड़े बड़े पत्थर से टाइप जो होते हैं मिट्टी के वो होते हैं। ठीक है, तो वो सॉइल को क्या करता है, जो लूज करता है और टर्न करता है, नीचे की सॉइल ऊपर आ जाती है, ऊपर वाली नीचे, जो टर्निंग होगी सॉइल की वो प्रोसेस हमारा क्या कहलाता है, प्लोइंग कहलाता है। ठीक है, उसके बाद हम क्या करेंगे, जो क्रम्स होंगे उसको तोड़ना पड़ेगा, वो क्या करनी पड़ेगी, जो मिट्टी है सारी उसको हमें लेवल में लाना पड़ेगा। तो उसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, लेवलिंग बोलते हैं। जो इम्प्लीमेंट हम यूज़ करेंगे वो इम्प्लीमेंट हमारा क्या कहलाता है, लेवलर कहलाता है। ठीक है, एंड थर्ड पार्ट जो हम प्लोइंग इसमें करते हैं प्रिपरेशन ऑफ सॉइल में वो है हमारा मैन्योरिंग। उसके बाद हम क्या करते हैं, सॉइल में मैन्योरिंग करते हैं, यानी जो खाद डालने वाला काम है हम वो करेंगे। वो हम क्यों करेंगे, वो बाद में भी किया जाता है, लेकिन अगर हम इस टाइम करेंगे और फिर हम उसके बाद साथ साथ प्लोइंग भी कर देते हैं तो क्या होगा, जो सॉइल टर्न होगी नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे, वो क्या होगी, अच्छे से मिक्सअप हो जाएगी, है ना। जो मैन्योर है वो क्या होगी, अच्छे से मिक्स हो जाएगी सॉइल के साथ। ठीक है, तो ये था हमारा प्रिपरेशन ऑफ सॉयल। उसके बाद हम क्या करते हैं, सेकंड जो स्टेप है वो है सोविंग, यानी बीज लगाना। जो बीज हम लगाएंगे वो बीज पहली बात तो कैसे होनी चाहिए, हमारे हाई यील्डिंग वैरायटी के होने चाहिए। हाई यील्डिंग वैरायटी यानी कि स्टूडेंट्स जो अच्छी क्वालिटी के बीज होते हैं हमें उनका सिलेक्शन करना है। और उनका सिलेक्शन हम कैसे, किस बेसिस पे करेंगे, वो मैंने आपको एक एक्टिविटी भी बताई थी कि पानी के किसी भी बर्तन वगैरह जो कंटेनर है आप उसके अंदर डाल के देखिए, जो भी आपके बीज है जो हल्के फुल्के होंगे, जिनमें जो हाई यील्ड के नहीं है, अच्छी क्वालिटी के नहीं है, वो फ्लोट करेंगे यानी ऊपर आ जाएंगे। ठीक है, बाकी फ्लोट नहीं करेंगे, वो नीचे बैठ जाएंगे कंटेनर पे। तो इस बेसिस पे हम अच्छे बीज की जो क्वालिटी है वो देख के फिर हम उनको जर्मिनेट करने में भी क्या होगा, ईजी होता है प्रोसेस। ठीक है, तो इस तरीके से हम क्या करेंगे, सोविंग करेंगे। सोइंग भी हमारी 2 टाइप से हो सकती है। एक तो होती है हमारी ब्रॉडकास्टिंग, यानी जो मैनुअली हम करते हैं। मैनुअली ब्रॉडकास्टिंग में क्या होगा, मैनुअली जो हम बीज लगाने का प्रोसेस है उसमें कोई भी फार्मर है वो मुट्ठी में अपने हाथ में लिए और ऐसे स्प्रेड करेगा पूरे फील्ड में। तो ऐसे जो स्प्रेडिंग का प्रोसेस है उसमें क्या होता है, जो बीज हैं उनको एक्यूरेट डेप्थ नहीं मिलती और एक्यूरेट डिस्टेंस नहीं मिलता। अगर जो बीज ग्रो करेंगे बाद में उनको एक्यूरेट डेप्थ नहीं होगी, वो ऊपर होंगे तो क्या होंगे, जो भी इंसेक्ट्स हैं या वो खा जाएंगे उनको, या फिर जो बर्ड्स वगैरह है वो ले जाएंगे। तो इस चीज़ से बचाने के लिए हमें क्या करना होता है, सीड ड्रिल है एक,
तो सीड ड्रिल क्या होता है? सीड ड्रिल एक जो हमारा इम्प्लीमेंट है जिसके थ्रू हम क्या करते हैं, एक ऊपर कंटेनर होता है जिसमें से क्या होगा, जो 6-7 पाइप्स होती हैं जो हमने प्लोइंग के प्रोसेस में भी यूज़ होता है, सेम उसी टाइप से उसमें हम बीज डाल देते हैं, जो एक एक पाइप के थ्रू जो फूरोज बनाते जाएगा, खड्डे बनाते जाएगा, साथ साथ वो क्या करता है, उसको भरता जाता है। तो उसमें क्या होता है, एक एक्यूरेट डिस्टेंस आ जाता है कि फर्स्ट यहाँ है, सेकंड यहाँ है, थर्ड यहाँ है, तो वो एक लाइन बनती है जिसकी हेल्प से बाद में हमें मैन्योरिंग और इरिगेशन करने में भी हमें हेल्प होती है। ठीक है, तो इसके थ्रू हम क्या करेंगे, सीड ड्रिल के थ्रू हम उसको बीज को लगाएंगे। तो सोविंग हो गया हमारा। उसके बाद हमें क्या करना है, उसके बाद हमें क्या करनी है, मैन्योर और फर्टिलाइजर्स डालने हैं, जो भी हमारे बीज लगाए उसके बाद हम जो खाद डालेंगे, जो फर्टिलाइजर डालेंगे, उसमें क्या है, जो मैन्योर्स हैं वो है हमारे ऑर्गेनिक कंपाउंड। ऑर्गेनिक कंपाउंड यानी कि जो नेचुरल प्रोसेस से बनते हैं। ठीक है, ये एक स्लो प्रोसेस है। कोई भी जो आपका डोमेस्टिक वेस्ट है, घरेलू जो आप ये सब्जी वगैरह के छिलके हुए या प्लांट सूखे पत्तियां हैं, उनसे हो गया, जो एनिमल वेस्ट है उन सबको एक खड्डा खोद के उसके अंदर डाल दीजिए और वो धीरे धीरे जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होंगे उनकी हेल्प से वो क्या होगा, कंपोस्ट में कन्वर्ट हो जाएगा, यानी वो मैन्योर बन जाएगी हमारी जो खाद जिसको हम बोलते हैं, ऑर्गेनिक खाद जो होती है नेचुरल। ठीक है, ये क्या करती है, ये कोई भी न्यूट्रिएंट स्पेसिफिक नहीं बोल सकते हम इसको, यानी कि जितनी भी खाद है वो सारी की सारी क्या होगी, मतलब इस मैन्योर के अंदर सभी तरह की क्वालिटीज़ प्रेजेंट होती हैं, सभी तरह की क्वालिटीज़, यानी कि इसके अंदर सभी तरह के न्यूट्रिएंट्स मिक्स हैं। हमें किसी क्रॉप को अगर स्पेशल नाइट्रोजन देना है या स्पेशल फॉस्फोरस या पोटेशियम कुछ देना है तो हमें क्या करना होगा, फर्टिलाइजर्स लेने होंगे। फर्टिलाइजर्स का रिस्पॉन्स क्या होता है, क्विक रिस्पॉन्स होता है, ये बहुत जल्दी काम दिखाता है। इसमें क्या होगा, आप एक एक्टिविटी में भी करके देख सकते हैं। 3 प्लांट ले लिए अलग अलग कंटेनर पे, जिसमें हम क्या करेंगे, एक में हमने ना मैन्योर ऐड की, ना हमने फर्टिलाइजर ऐड किया, नॉर्मल मिट्टी में हमने उसको ग्रो किया है, सेम पानी सेम धूप हम उसको देंगे। ठीक है, सेकंड में हम क्या करते हैं, मैन्योर डालेंगे, थर्ड में हम क्या करेंगे, फर्टिलाइजर डालेंगे उसी सेम टाइप के प्लांट में। तो जो उनकी ग्रोथ होगी आफ्टर 8 to 10 डेज, वो हम क्या देखेंगे कि जो बिना मैन्योर और फर्टिलाइजर वाला था उसकी सबसे कम ग्रोथ होगी। ठीक है, जो मैन्योर हमने डाली है उसकी थोड़ी बेस्ट होगी जो पोट ए था उसके कंपेयर में, और जो फर्टिलाइजर हमने डाले हैं जिस पोट में, पोट सी लगा लीजिए आप लेबल करें, तो उसकी ग्रोथ जो होगी वो क्या होगी, बिल्कुल बेस्ट होगी, सबसे क्विक होगी, यानी कि बहुत अच्छी ग्रोथ होगी। तो फर्टिलाइजर जो है वो क्विक रिस्पॉन्स दिखाने वाले होते हैं। ठीक है, उसके बाद कुछ एडवांटेजेस आप यहाँ देख पा रहे हैं सामने, ऑर्गेनिक मैन्योर जो है उसकी एज कम्पेयर टू फर्टिलाइज़र कि वो कैसे बेटर है उनके कंपेयर। तो जो मैन्योर है वो क्या होते हैं, उनकी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ज़्यादा होती है। ठीक है, वो सॉइल है उसकी जो गैसेस का एक्सचेंज होगा, जो रूट्स को मतलब एरेशन की जो पावर है वो मिलती है। ठीक है, जो मैन्योर है वो क्या इंक्रीज़ कर देती है, जो माइक्रोब्स हैं सॉइल के अंदर उनकी जो क्वांटिटी है वो इंक्रीज़ हो जाती है। तो जो मैन्योर है वो क्या इम्प्रूव करती है, सॉइल के टेक्सचर को भी इम्प्रूव करती है साथ साथ। ठीक है, उसके बाद जो है हमारी एक लेग्यूमिनस क्रॉप्स होती हैं। लेग्यूमिनस क्रॉप्स के अंदर क्या होता है, लेग्यूमिनस क्रॉप्स ऐसी क्रॉप्स होती है जिसके अंदर, जिसकी रूट्स में राइजोबियम बैक्टीरियम प्रेजेंट होता है। राइजोबियम बैक्टीरिया जो है उसकी एक क्या स्पेशल क्वालिटी है, उसको हम नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया भी बोल सकते हैं। जो क्या करता है, जो एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन प्रेजेंट होती है उसको कन्वर्ट करता है नाइट्रोजन कंपाउंड्स में, यानी नाइट्रेट्स में जिसको हम बोल सकते हैं। ठीक है, जो क्या होते हैं, वाटर के साथ सॉइल में सोल्यूबल हो जाते हैं और रूट्स उसको, जो प्लांट की रूट्स हैं वो उनको एब्जॉर्ब कर लेते हैं उन न्यूट्रिएंट्स को। तो लेग्यूमिनस क्रॉप जो हमारी मोस्टली पल्सीज, पीज ये क्रॉप होती है। ठीक है, तो इन क्रॉप्स में हम क्या करते हैं, ये जो लेग्यूमिनस क्रॉप्स है इसमें इसका वही इफेक्ट होगा जो एक हमने किसी भी और क्रॉप में हम नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर अगर हम डालते हैं तो इसमें हमें डालने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये नेचुरल प्रोसेस है जिसमें ऑलरेडी वो जो बैक्टीरिया है वो ये काम कर रहा है। ठीक है, उसके बाद एक क्रॉप रोटेशन। क्रॉप रोटेशन क्या है, एक बार हम कोई ऐसी क्रॉप लगा देते हैं, जैसे हमने वीट की क्रॉप लगा दी, सेकंड टाइम हम लेग्यूमिनस क्रॉप लगा देंगे। जैसे वीट है जो उसको क्या चाहिए, बहुत ज़्यादा नाइट्रोजन चाहिए, तो बहुत ज़्यादा नाइट्रोजन चाहिए तो वो क्या होगा, सॉइल को अनफर्टाइल कर देगी। जब हम उसको हार्वेस्ट करेंगे तो सॉइल की जितनी फर्टिलिटी थी वो उसने क्या किया, सारी की सारी एब्जॉर्ब कर ली। ठीक है, तो फिर उसके बाद अगर हम क्रॉप रोटेशन में क्या करते हैं, दोबारा हम लेग्यूमिनस क्रॉप लगा देंगे तो वो क्या करेगा, हमें उसमें फर्टिलाइजर डालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि अगर हम एक्सेस फर्टिलाइजर भी डालते हैं तो क्या होता है, सॉइल अनफर्टाइल हो जाती है। ठीक है, तो इस तरह से हम ऐसी क्रॉप लगाएंगे जो नेचुरल तरीके से नाइट्रोजन की जो क्वांटिटी है वो फिक्स कर देगी सॉइल के अंदर।
ठीक है। तो वो हम क्या करते हैं, क्रॉप रोटेशन के मेथड में हम यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद है स्टूडेंट इरिगेशन। इरिगेशन यानी हमें पानी देना है, पानी देना क्यों ज़रूरी है, पानी के इफ़ेक्ट्स क्या क्या है, कहाँ कैसी रिक्वायरमेंट है, यानी किस टाइप की हमने क्रॉप लगाई है, क्या सॉइल का नेचर क्या है, कौन से सीज़न में हम कर रहे हैं, इस बेसिस पे हम देंगे। अगर हमारी क्रॉप ऐसी है जिसको ज़्यादा पानी चाहिए तो हम वो किस सीज़न में लगा रहे हैं, ठीक है। तो ये सारी बातें इरिगेशन के अंदर हमने पढ़ी थी। कुछ इसके ट्रेडिशनल मेथड थे, मोट, चेन पंप, डेकली एंड राहत, जो हम यूज़ करते थे ट्रेडिशन में, ठीक है, यानी पुराने टाइम में जो हम यूज़ करते थे। अब जो मेथड है मॉडर्न मेथड, वो है हमारे स्प्रिंकलर सिस्टम एंड ड्रिप सिस्टम। जो स्प्रिंकलर सिस्टम है उसके अंदर क्या होता है, उसमें रोटेटिंग नोजल होते हैं, जो आप फिगर 19 में देख पा रहे हैं। ये क्या करते हैं, जैसे कि बारिश आती है ना, इस टाइप से वाटर को स्प्रिंकल करते हैं पूरी क्रॉप प्लांट में। तो वो क्या होता है, जितनी भी जो अनइवन लैंड है इधर उधर, मतलब हर जगह क्या होती है, पानी मतलब अवेलेबल नहीं होता। अगर सफिशिएंट वाटर नहीं है तो यहाँ पे स्प्रिंकलर सिस्टम बेस्ट टेक्निक है, ठीक है, स्पेशली सैंडी सॉइल के लिए। उसके बाद है हमारा जो सेकंड मॉडर्न मेथड है वो है ड्रिप इरिगेशन सिस्टम। ड्रिप सिस्टम में क्या होता है, ये जो मोस्टली हमारे जो हम बाग वगैरह लगाते हैं, जो फ्रूट के प्लांट होते हैं, ट्रीज गार्डन्स, उनमें यूज़ किया जाता है। इसमें हम क्या करते हैं, जो पाइप बिछा आप देख पा रहे हो फिगर 20 में, उसमें क्या होता है, जहाँ जहाँ प्लांट होता है उसकी रूट के पास वहाँ पाइप्स होती हैं, वहाँ ड्रिप वो किया जाता है, होल कर दिया जाता है, ठीक है। तो ड्रॉप बाय ड्रॉप जो पानी है उसकी पोजीशन कहाँ होगी, प्लांट की डायरेक्ट रूट्स के पास होगी। तो वाटर जो है वो सॉइल डायरेक्टली एब्जॉर्ब कर लेगी, जितना प्लांट को चाहिए वो उतना यूटिलाइज कर लेगी, वाटर की कोई वेस्टेज इसमें नहीं होती, ठीक है। उसके बाद हमें क्या करना है, उसके बाद जो वीड्स हैं उन्हें रिमूव करना है, यानी रिमूविंग ऑफ वीड्स, जिस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, वीडिंग। वीड्स क्या होते हैं, वीड होते हैं अनवांटेड प्लांट, वो अनवांटेड प्लांट जो ग्रो हो जाते हैं नेचुरली अपने आप, उन्हें हम नहीं लगाते, कोई किसान नहीं लगाता उन्हें, जो हमारी क्रॉप के साथ साथ उग गए हैं, जिसको खरपतवार हम बोलते हैं, उन्हें हटाना बहुत ज़रूरी है। उन्हें हटाना क्यों ज़रूरी है, क्योंकि वो जो हमारी क्रॉप को चाहिए, जो फर्टिलाइज़र चाहिए, जो वाटर, सनलाइट, स्पेस, जो भी उसे चाहिए बड़े होने के लिए, उसकी हेल्दी ग्रोथ के लिए, वो साथ साथ वो भी यूटिलाइज़ कर रहे हैं ना, वो भी ले रहे हैं। तो अगर वो भी ले रहे हैं तो क्रॉप प्लांट जो हमारी मेन क्रॉप्स है उसको क्या मिलेगा, तो वो क्या होगी, उसकी जो क्रॉप की जो यील्ड है वो कम हो जाएगी, यानी अच्छी क्वालिटी की क्रॉप नहीं होगी। इसीलिए हमें क्या करना है, उन्हें टाइम टू टाइम रिमूव करना है। उन्हें हम रिमूव कैसे कर सकते हैं, उन्हें हम हाथ से खींच के भी रिमूव कर सकते हैं, और उन्हें हम जो खुरपा होता है, आप फिगर 23 के अंदर देख सकते हैं, ठीक है, उसके हेल्प से भी हम उन्हें निकाल सकते हैं, ऐसे खोद के या डायरेक्ट रूट के पास से उन्हें कट करके। और फिगर 24 में आप देख सकते हैं हम वीड्स का यूज़ कर सकते हैं, जो वीडीसाइड्स होते हैं, सॉरी, वीडीसाइड्स का हम यूज़ कर सकते हैं स्प्रे करके, ठीक है। वाटर सोल्यूबल होते हैं, पानी में हमने उन्हें मिलाया, जैसे कुछ स्पेशल वीडीसाइड है 2,4-D MCPA, ये इन्हें हम क्या करेंगे, स्प्रेइंग के थ्रू करेंगे। और ये बहुत पॉइजनस होते हैं, इसीलिए हमें बहुत स्प्रे करते टाइम जो भी पर्सन स्प्रे करेगा उसको अपनी नोज़ और माउथ प्रॉपरली ढकना चाहिए किसी भी क्लॉथ से, ताकि वो सांस के थ्रू हमारे अंदर ना जा सके, ठीक है। उसके बाद हमने क्या करना है, मेन जो हमारा काम है हार्वेस्टिंग, यानी हमारी क्रॉप बिल्कुल तैयार हो गई है, हमने वीड्स को भी रिमूव किया है साथ साथ टाइम टू टाइम। अब जो क्रॉप है वो ग्रीन से हमारी कैसी हो गई है, गोल्डन येलो कलर की हो गई है, यानी सोने जैसे रंग की हो गई है, ठीक है। तो वो जो पीरियड होता है वो होता है क्रॉप का हार्वेस्ट का पीरियड, यानी उस टाइम हमने क्या करना है, जो हमारी मैच्योर क्रॉप है उसको हमने काटना है। उस प्रोसेस में कितना टाइम लग जाता है, मोस्टली 3 से 4 मंथ लगते हैं फूड क्रॉप को मैच्योर होने में, ठीक है। तो उसको काटना और उसको इकट्ठे करना, उस मैच्योर्ड फूड क्रॉप को, वही क्या कहलाती है, हार्वेस्टिंग कहलाती है। और ये किसकी हेल्प से कर सकते हैं हम, फिगर 26 में आप देख पा रहे हैं सिकल जो है, दराती जिसको हम बोलते हैं, ये हमारी मैनुअल हार्वेस्टिंग, यानी जो मैन है वो अपने हाथों से उसको डायरेक्ट काटता है उस क्रॉप को, ठीक है। तो वो क्या कहलाती है, हमारी हार्वेस्टिंग कहलाती है, मैनुअल हार्वेस्टिंग कहलाती है। अगर किसी मोटराइज्ड मशीन की हेल्प से हम कर रहे हैं तो वो क्या कहलाएगी, हमारा हार्वेस्टर कहलाता है। नेक्स्ट स्टेप होता है हमारा थ्रेशिंग। थ्रेशिंग में क्या होता है, हमें उन ग्रेन्स को बीट करके उसमें से क्या निकालना है, उस हार्वेस्टेड क्रॉप में से ग्रेन्स को बाहर निकालना है। तो ग्रेन और चैफ को अलग करने का जो प्रोसेस है उसको हम क्या बोलते हैं, थ्रेशिंग बोलते हैं। थ्रेशिंग अगर हम मोटराइज्ड कर रहे हैं तो वो थ्रेशिंग जो थ्रेशर है उसकी हेल्प से हो जाएगा। लेकिन नाउ डेज
इज़ एक जो प्रोसेस है, जो एक मशीन है कंबाइन, जिसमें क्या होते हैं हार्वेस्टर और थ्रेशर दोनों मिक्स होते हैं। तो हार्वेस्टिंग और थ्रेशिंग जो दोनों प्रोसेस हैं वो एक ही ऑपरेशन में हो जाते हैं हमारे, उसमें हमें विनोविंग करने की भी ज़रूरत नहीं है। यानी कंबाइन मशीन क्या करती है, जो स्टैंडिंग सीरियल क्रॉप है, जो वीट है या जो भी हमने लगाई थी, उसको डायरेक्ट काटती है और उसमें से ग्रेन्स को बाहर निकाल देती है। विनोविंग का प्रोसेस क्या था, विंड की हेल्प से जो हम हे है, जो ये भूसा होता है जो जानवरों के लिए हम यूज़ करते हैं, इसको अलग करती है। ठीक है, तो कंबाइन से अगर हम काट रहे हैं तो हमें वो प्रोसेस करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। और जो डंडे खड़े रह जाते हैं, जो फील्ड में पीछे रह जाते हैं, जो हमारे स्टब्स होते हैं क्रॉप प्लांट के, अब फार्मर उसको क्या करता है, काफ़ी टाइम बर्न्स कर देता है, जला देता है। और जला देगा तो क्या होगा, ये बहुत ही गलत है, बहुत हार्मफुल है। क्यों? क्योंकि इससे एयर पोल्यूशन होता है और कई बार अगर एक्सीडेंशियल फायर अगर कैच कर जाए हमारी जो क्रॉप्स है, हार्वेस्टेड क्रॉप है जो खेतों में पड़ी है, तो वो डैमेज भी हो सकती है। ठीक है, उसके बाद है हमारा स्टोरेज ऑफ फूड ग्रेन्स। फूड ग्रेन्स जो हैं उनको स्टोरेज करना सबसे मेन। हमें उनको स्टोर करने से पहले क्या करना होगा, उनके अंदर जो मॉइस्चर है उसको धूप में हमें क्या करना है, उस मॉइस्चर को बिल्कुल सुखाना है। मॉइस्चर नहीं रहना चाहिए, क्योंकि अगर मॉइस्चर होगा फूड ग्रेन्स में तो वो क्या होगा, फंगस की ग्रोथ को प्रमोट करेगा, यानी जो भी बैक्टीरिया हैं ये क्या होंगे, जर्मिनेट हो जाएंगे। तो हमें क्या करना है, उनको रोकना है। इसीलिए हमें क्या करना होगा, जहाँ भी हम स्टोर कर रहे हैं वहाँ हमें पहले पेस्टिसाइड का यूज़ करना होगा, ताकि जो पेस्ट हैं वहाँ पे जो इंसेक्ट वगैरह हैं वो सारे क्या हो जाए, मर जाएं, उनकी ग्रोथ ना हो। हम इनको स्टोर कहाँ कर सकते हैं, गनी बैग्स में, और जो ग्रेन सिलोज होते हैं उनके अंदर। हम हमारे घरों में भी स्टोर करते हैं ना कुछ खाने के लिए, यूँ तो नहीं है सभी हम दे देते हैं बाहर मंडी में, ऐसा कुछ नहीं है। जो हम स्टोर्ड फूड ग्रेन है हमारे घरों में, उसमें हम क्या डाल सकते हैं, सूखी नीम की पत्तियाँ डाल सकते हैं। ठीक है, जो हम हमारे लोहे की टंकियाँ होती हैं जो किसी मेटल की होती है उसके अंदर, तो वो क्या करती है, पेस्ट जैसे कि जो इंसेक्ट और माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उनकी ग्रोथ को रोकती है। ठीक है, और जो हाई उस पर की जाती है, हाई लेवल पे जो स्टोरेज होती है वो हमारी गनी बैग्स में हम डाल सकते हैं। फिगर 29 और 30 में आप देख पा रहे हैं। ठीक है, तो हम इस तरीके से भी स्टोर कर सकते हैं। तो हमें पेस्टिसाइड का बहुत ध्यान रखना पड़ता है पेस्ट का स्टोरेज के टाइम पे, ताकि वो हमारी जो स्टोर्ड ग्रेन है उनको डैमेज ना कर सके। अब जो हमें फूड एनिमल से मिलता है वो हमारे 2 टाइप्स है। जो मिल्क यील्डिंग एनिमल है, जो हमें दूध देने वाले एनिमल है, काऊ, बफेलो, गोट। ठीक है, ये हमारी परफेक्ट नेचुरल डाइट होती है। सेकंड टाइप के हैं हमारे मीट और एग यील्डिंग एनिमल्स, जो हमें क्या करते हैं, मीट और एग मिलता है, जिनसे हमें गोट, शीप, फिश, ये सभी जो पोल्ट्री एनिमल्स हैं इनसे हमें क्या मिलता है, मीट और एग मिलता है। ठीक है, तो ये फूड है जो हमें एनिमल से मिलता है। उसके बाद है हमारा एनिमल हस्बेंड्री। एनिमल हस्बेंड्री यानी कि पशुपालन। जो हम पशु पालते हैं हमारे खुद के घरों में या किसी हाई लेवल पे भी लगाई, मतलब बहुत ज़्यादा क्वालिटी पे, लार्ज स्केल पे डेयरी वगैरह जो होती हैं, तो उसमें प्रॉपर हमें क्या ध्यान रखना पड़ता है, प्रॉपर फीडिंग होनी चाहिए एनिमल्स की, उनको प्रॉपर शेल्टर प्रोवाइड होना चाहिए एनिमल्स के लिए। टाइम टू टाइम हमें उन्हें प्रिवेंट करना है, बचाना है और उनका इलाज करवाना है जो भी एनिमल की डिजीज़ फैल जाती है या इस टाइप से। ठीक है, और उनकी प्रॉपर ब्रीडिंग का हमें ध्यान रखना है। ठीक है, उसके बाद फ़िश भी एक फूड का सोर्स है। फ़िश क्या है, इम्पोर्टेंट सोर्स है एनिमल फूड का, जो मोस्टली जो पीपल हैं कोस्टल एरियाज़ में रहने वाले, वो क्या करते हैं, जो समुद्र के किनारे रहते हैं, उनका मेजर सोर्स जो खाने का है डाइट का, वो फ़िश होता है। और फ़िश के अंदर बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में प्रोटीन पाया जाता है, जो कि एक हाईली न्यूट्रिशियस होती है, बहुत ज़्यादा न्यूट्रिएंट प्रेजेंट होते हैं और इजीली डाइजेस्ट हो जाती है। और इसके अंदर कौन सा वो पाया जाता है, विटामिन ए एंड विटामिन डी। ठीक है, तो स्टूडेंट आज मैंने आपको ये इस लेक्चर में पूरा चैप्टर 1 कंप्लीट रिवाइज करवा दिया है। अब आप इसको पूरा ध्यान से पढ़ें और रिवाइज करें। तो नेक्स्ट हम इसके एक्सरसाइज में आपको होमवर्क में दूंगी। ओके, थैंक यू।